कल हम लोग सोप के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। तो सोप के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि सोप का जो फॉर्मूला होता है वो C17H35CO- ये बताया गया था, सोडियम एस्टीरेट। वैसे ही एक सोडियम पाल्मिटेट भी बताया गया था जिसका फॉर्मूला था C15H31CO- ये बताया गया था। हम लोग ये बताए थे कि साबुन जो होता है उसमें पोलर भाग भी होता है और नॉन पोलर भाग भी होता है, ऐसा बताया गया था, ठीक है। अब हम लोग ये भी बताए थे कि साबुन जो है वो तेल में भी घुल जाता है और पानी में भी घुल जाता है, नहीं, क्योंकि साबुन जो है उसमें पोलर भाग भी है और साबुन में नॉन पोलर भाग भी है, इसलिए वो दोनों में घुलने की प्रवृत्ति रखता है, ये बताया गया था, ठीक है। हम लोग ये भी कहे थे कि साबुन की मात्रा जब ज्यादा होती है, सीएमसी से उसकी मात्रा जब ज्यादा होती है, तभी साबुन के कण पानी के अंदर जाते हैं और पानी के अंदर जाकर एक गोले का निर्माण करते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, एक गोले का निर्माण करते हैं। उस गोले में हम लोग क्या होता है, अंदर वाले भाग में नॉन पोलर भाग रहते हैं और उसका बाहरी भाग जो होता है वो पोलर भाग होता है, ऐसा बताया गया था। वो जो गोला बनता है उसी गोले को हम लोग सहचारी कोलाइड कहते हैं। उसी गोले को क्या कहते हैं हम लोग, सहचारी कोलाइड कहते हैं, या उसी गोले को मिसेल का भी नाम दिया जाता है, ये बताया गया था। ये भी बताया गया था कि एक मिसेल में लगभग 100 या 100 से ज्यादा कण उपस्थित रहते हैं, ऐसा हम लोग को बताया गया था। अब आखिर ये सोप है वो कैसे काम करता है, वो कैसे हम लोग के कपड़ों को साफ करता है, ये हम लोग को देखना है, नहीं तो देखते हैं, चलो। यानी हम लोग को देखना है इसमें एक्शन ऑफ सोप। एक्शन ऑफ सोप ध्यान रखना है, आपका सोप जो है ये कैसे काम करता है इसको हम लोग को देखना है। चलो, हम लोग को ध्यान रखना है कि सामान्यतः हम लोग के जो कपड़े पर गंदगी होती है, सामान्यतः हम लोग के कपड़ों पर जो गंदगी होती है वो तैलीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, तैलीय। तैलीय का मतलब तेल का प्रकृति, जैसे आपके कपड़े पर कोई तेल गिर गया तो वो गंदगी है, आपके कपड़े पे ग्रीस लग गया तो वो गंदगी है, बात समझ में आ रहा है, नहीं। जनरली जो नॉन वायली सबस्टांस होते हैं, नॉन वायली सबस्टांस वो कपड़ों को उतना गंदा नहीं करते हैं। आपका कपड़ा जो गंदा होता है वो जनरली किसके कारण से होता है, वायली सबस्टांस से, तैलीय पदार्थ से। क्यों भाई, सोचना है कि हम लोग को ध्यान रखना है कि जो तेल होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तेल कैसे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। आपका जो कपड़ा बना होता है इसका भी फॉर्मूला देखें तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होता है। यानी आपका कपड़ा जो है ये एक नॉन पोलर पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, नॉन पोलर। और जो तेल होता है या ग्रीस जो होता है ये भी नॉन पोलर होता है। आप जानते हैं सामान सामान को घुलाता है, नहीं तो अगर तेल या ग्रीस आपके कपड़े पर लगेगा तो क्या आपके कपड़े पर तेल या ग्रीस जो है वो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, चिपकेगा, क्योंकि कपड़ा भी नॉन पोलर है और ग्रीस और तेल जो है क्या है, नॉन पोलर है। तो अगर दोनों ही नॉन पोलर हैं तो निश्चित रूप से कपड़े पर तेल आसानी से चिपक जाता है, ग्रीस आसानी से चिपक जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में आ रहा है, क्या हम लोग को दिमाग में आ रहा है कि सामान्यतः कपड़ों पर उपस्थित गंदगी तैलीय प्रकृति की होती है। ध्यान रखना है। हम लोगों को सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना है, क्या भाई, कि अगर हम लोग तेल की बात करते हैं तो तेल जो है ये आपका नॉन पोलर होता है। अगर हम लोग कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़ा जो है ये भी आपका नॉन पोलर होता है। कपड़ा जो क्या होता है, नॉन पोलर, ध्यान रखना है। इसी कारण से
ध्यान रखना है। इसी कारण से तेल आसानी से कपड़ों पर चिपक जाता है। तेल आसानी से कपड़ों पर चिपक जाता है, ध्यान रखना है। यही कारण है, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं भाई, इसलिए तेल जो है आसानी से कपड़ों पर चिपक जाता है। अब आपका जो सर्फ है या साबुन जो है वो कैसे कपड़ों को साफ करता है वो हम लोग को समझने का जरूरी है। देखते हैं कैसे साफ करता है भाई। चलो ध्यान दिया जाए। अगर हम लोग कोई कपड़ा लेते हैं, मान लो यहां पर ये हो गया आपका कोई कपड़ा, ध्यान रखना है। इस कपड़े पर मान लेते हैं कि कोई ग्रीस लगा हुआ है, कोई कलर में मान लेते हैं ये इस कपड़े पर ग्रीस बैठा हुआ है। नहीं, यहां से अगर देखें हम लोग तो ये जो है ये हम लोग का क्लॉथ है, यानी कपड़ा है। नहीं, यहां पर जो लिखा गया है ये जो है ये क्या है, ग्रीस है। ध्यान रखना है, ग्रीस जो है वो नॉन पोलर होता है। ये हम लोग का कपड़ा हो गया और कपड़े पर क्या हो गया, ग्रीस हो गया। अब क्या होता है, हम लोग को ध्यान रखना है आपका जो मिसेल होता है, जो मिसेल आप पिछले क्लास में बनाए भी थे। नहीं, आपको ध्यान रखना है मिसेल में क्या होता है, मिसेल एक गोलाकार गोल होता है। नहीं, इसका अंदर वाला भाग जो है उसमें कौन रहता है, नॉन पोलर भाग रहता है। नहीं, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, पोलर। मान लेते हैं तो ये जो है आपका ये क्या है, मिसेल है। ठीक है, आप एक बर्तन लिए, उस बर्तन में ग्रीस लगा कपड़ा डाल दिए। नहीं, बर्तन में पहले से आप क्या किए हुए हैं, बर्तन में पानी ले लिए हैं और पानी में सर्फ को क्या कर दिए हैं, घोल दिए हैं। तो पानी में सर्फ को अगर घोले हुए हैं तो मिसेल बना होगा कि नहीं बना होगा, बना होगा, मिसेल बना होगा। और उसी मिसेल बने हुए बर्तन में, नहीं बाल्टी में, आप ग्रीस लगा हुआ कपड़ा को अंदर डाल दिए। नहीं, तो अब देखा जाए तो ग्रीस जो है वो नॉन पोलर भाग होता है। इस मिसेल में ये जो अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला भाग क्या है, नॉन पोलर है। ध्यान रखना है, ये मिसेल घूमता फिरता नहीं इस ग्रीस से आके टकराता है। ध्यान रखना है, ये जो मिसेल है उसी बाल्टी में है, कपड़ा भी जो है उसी बाल्टी में है, ग्रीस भी है उसी बाल्टी में है। तो इन दोनों का मुलाकात होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इन दोनों का जब मुलाकात होता है, नहीं तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो नॉन पोलर भाग हैं और ग्रीस भी नॉन पोलर भाग है, जैसे ही ये मिसेल इसे टकराता है, नहीं ये मिसेल जो गोल रूप में दिखाई दे रहे हैं ये इस ग्रीस के सतह पर फैल जाते हैं। इस ग्रीस के सतह पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि आपका कपड़ा था, नहीं यहां पर अगर देखें तो हम लोगों का ग्रीस लगा हुआ था। ठीक है, अब होता क्या है, इनके टकराव के बाद इनके और इनके बीच में टकराव होता है। और इस टकराव के कारण क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसा चला जाता है। देख रहे हो सिचुएशन क्या आया कि ये जो गोल मिसेल दिख रहा है वो जैसे ही इस ग्रीस के कोनों से टकराया, नहीं वो क्या किया, जितना भी इसमें नॉन पोलर भाग था वो नॉन पोलर के अंदर घुस गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं समान समान को घुलाता है, जानते हैं ना जी, समान समान को घुलाता है। तो समान समान को घुलाता है, नहीं तो ये बहुत देर तक बेचारे अंदर छुपे हुए थे। नहीं, उनको जैसे ही कपड़ा पर लगा हुआ ग्रीस दिखाई दिया, ये सभी क्या किए, उस ग्रीस के भाग में अंदर घुस गए। ध्यान रखना है पानी से बचने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्रीस भी नॉन पोलर है और ये जो भाग घुसा हुआ है इसमें ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर घुस गया और जो पोलर भाग था वो कहां हो गया, ऊपर हो गया। पोलर भाग क्या हो गया, ऊपर हो गया। नहीं, अब ये सब प्रक्रिया हो कहां रहा है, पानी के अंदर। ये सब कहां हो रहा है, पानी के अंदर। तो पानी देख रहा था, पानी देखा कि अच्छा ये तो अभी गोल था, नहीं अभी क्या था, गोल था, नहीं और अभी फैल गया सब। बात समझ में आ रहा है। तो पानी के कण जो हैं वो तुरंत इनके पास पहुंचते हैं, ध्यान रखना है। और यहां पर पहुंचकर आकर्षण बल लगाना शुरू करते हैं। देखो तो
हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस चार्ज। इस पर कौन सा आवेश है? तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ध्यान रखना है। पानी की कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पानी के कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये पानी का कण आके इसको पकड़ के खींच रहा है, नहीं, ध्यान रखना है। और भी यहां पानी के कण आ जाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां से आपका ऑक्सीजन। इस पर क्या आवेश है? धन आवेश। इस पर क्या आवेश है? धन आवेश। तो ये इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? नहीं। तो यहां पे एक सर्फ के कण को खींचने वाले हजारों पानी के कण भिड़ जाएंगे, नहीं, और उनको धीरे 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 खींचना शुरू करेंगे, निकलो निकलो, तुम लोग अभी ऐसे था, ऐसे हो गया, नहीं, पानी के अंदर। तो ये सब मिले क्या करते हैं? इनको खींचना शुरू करते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, वैसे ही जैसे इस कण पे आकर्षण बल लगा है, वैसे ही सभी कणों पर पानी के कण आकर चिपकेंगे और क्या उनको खींचेंगे? नहीं खींचेंगे? खींचेंगे। नहीं। अब क्या होता है कि ये जो सर्फ का कण दिखाई दे रहा है या जो साबुन का कण दिखाई दे रहा है, ये पानी के आकर्षण बल के कारण बाहर निकलता है ग्रीस से। जैसे ही ये ग्रीस के कणों से ग्रीस से बाहर निकलता है, अपने साथ कुछ ग्रीस के कणों को भी लेकर बाहर निकलता है। ये जब भी निकलेगा, ये सर्फ का या साबुन का जो कण है, जैसे ही बाहर निकलेगा, नहीं, तो अपने साथ ग्रीस के कणों को भी लेकर बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन क्या होता है कुछ देर के बाद? नहीं, कुछ देर के बाद क्या होता है कि ऐसा ही ये सर्फ का कण या साबुन का कण हटता जाएगा, इसके साथ ग्रीस के कण निकलते जाएंगे। सर्फ का कण या साबुन का कण हटता जाएगा, ग्रीस के कण निकलते जाएंगे। ये प्रक्रिया बार बार चलते रहेगी और धीरे धीरे हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां से आप ध्यान रखना है, यानी कुछ देर के बाद आप देखोगे, नहीं, तो कुछ देर के बाद आपका जो कपड़ा होता है ये साफ हो जाता है। इस कपड़े से ग्रीस हट गया, ये आपका क्लॉथ था, ये आपका कपड़ा था, जिससे ग्रीस के कण जो थे वो क्या हो गए? हट गए, ध्यान रखना है। और ये जो हैं ये फिर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद फिर से मिसेल का रूप ले लेते हैं। ये देखो, फिर से यहां मिसेल बन जाएगा, माइनस माइनस, अब हम लोग फिगर घचपच नहीं बने इसलिए 3-4 को दिखाते हैं, लेकिन इस एक गोले में कितना रहता है? बहुत सारे रहते हैं, नहीं, 100 या 100 से ज्यादा ही रहते हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें जो है कुछ गंदगी जो है वो भी यहां पे प्रेजेंट रहेगी, ध्यान रखना है। यानी यहां पर ये जो है, जो हम लोग दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ये सब किसके पार्टिकल हैं? ये सब ग्रीस के पार्टिकल हैं, ध्यान रखना है। और यहां पर आपका ये जो पार्टिकल जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, वो सब क्या है? सर्फ का कण है, ध्यान रखना है। वो सब क्या है? सर्फ का कण। तो पहले वाला जो मिसेल था उसको ध्यान से देखो, क्या उसमें ग्रीस के कण है? नहीं है। तो ये जो मिसेल है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मिसेल साफ होता है, ये साफ मिसेल है, ध्यान रखना है। यानी उस समय आपका पानी जो है गंदा नहीं दिखेगा, नहीं, लेकिन कपड़ा जैसे जैसे साफ होता जाएगा ऐसे मिसल बनते जाएंगे जो गंदे होंगे, ध्यान रखना है। क्योंकि उस गंदे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उस मिसेल में अब ग्रीस के कण भी उपस्थित हो जाएंगे, नहीं, तो अब ये जो आपको मिसेल दिखाई देगा ये गंदा मिसेल होगा, नहीं, तो ये गंदा मिसेल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें अब ग्रीस के कण भी उपस्थित हैं, ध्यान रखना है। तो आपका कपड़ा जो है वो साफ हो गया, नहीं, यानी हम लिख सकते हैं साफ क्लॉथ या साफ कपड़ा आपका हो गया, ध्यान रखना है। और ये जो मिसेल हो गया वो क्या हो गया? गंदा हो गया। दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग एक्शन ऑफ सोप में आपको क्या बताए? एक्शन ऑफ सोप में आपको हम सिर्फ यही बताए कि आप एक बर्तन लिए, बर्तन में सर्फ को डाल दिए, नहीं, पानी को डाल दिए, मिक्स कर दिए। मिक्स करने से क्या होगा? सर्फ के कण आपस में मिलके मिसेल का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। अब उस बर्तन में आप क्या किए? कपड़ा जिसपे ग्रीस लगा हुआ है उसको आप क्या किए? बर्तन में डाल दिए, नहीं, बर्तन में डाल दिए। कपड़े पे जो ग्रीस लगा हुआ है ये नॉन पोलर होता है। आपको ध्यान रखना है कि मिसेल के अंदर का जो सर्किल के अंदर का जो भाग है ये भी नॉन पोलर होता है। हम जानते हैं समान समान को आकर्षित करता है। ये चूंकि एक ही बाल्टी में है तो दोनों के बीच में टकराव होगा। जैसे ही इनके बीच में टकराव होता है ये जो गोल कण दिख रहे हैं ये खुल जाते हैं और फैल जाते हैं ग्रीस के कण पर। कुछ इस तरह से फैलते हैं कि इनका जो अध्रुवीय भाग होता है वो ग्रीस के अध्रुवीय भाग में अंदर चला जाता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है उसका आकर्षण ग्रीस से नहीं होता है, तो वो क्या रहता है? ग्रीस के ऊपर बना रहता है, ध्यान रखना है। नहीं, इस चीज को
जब इनके मिसल के आकार में बदलाव आता है तो पानी के कण इकट्ठा होते हैं और बारीक कणों को यानी सर्फ के एक कणों को ग्रीस के अंदर से खींचना शुरू करते हैं आकर्षण बल के कारण। नहीं, इस आकर्षण बल के कारण जब ग्रीस में छुपे हुए सर्फ के कण बाहर निकलेंगे तब ये सर्फ के कण अपने साथ ग्रीस के कणों को भी बाहर निकालते हैं। नहीं, ये प्रक्रिया बार बार चलती है और इस प्रक्रिया के बार बार चलने के कारण ही आपका जो कपड़ा होता है वो साफ हो जाता है। बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझ में आया कि आपका सोप जो है वो कैसे काम करता है? परेशानी है? बोलिए, आगे बढ़े ना। तो ये सब लिखी हुई आपके नोट्स में, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलो अगला देखें हम लोग। तो अगला हम लोग का इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, नहीं यानी कोलोइडल कणों को बनाने की विधि। यहां पर अगर लिखे हम लोग तो कहने का मतलब है कोलाइडल। ध्यान रखना है। हम लोग को देखना है इसमें कोलाइडल कणों को बनाने की विधि, ध्यान रखना है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कोलाइडी रूप में नहीं पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कोलाइडी रूप में नहीं पाए जाते हैं, उनको कोलाइडी रूप में बदलना पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कोलाइडी रूप में नहीं पाए जाते हैं, उनको कोलाइडी रूप में बदलना पड़ता है, ध्यान रखना है। तो वही बात पहले हम लिख रहे हैं, यहां पर हम लोग यहां से लिख रहे हैं कि कुछ पदार्थ के कण कुछ पदार्थों के कण कोलाइडी कणों के रूप में कोलाइडी कणों के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना है। नहीं, उन पदार्थों के कणों को उन पदार्थों के कणों को कोलाइडी रूप में बदलने के लिए अलग अलग विधियों का देख, हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि यहां से कि कुछ पदार्थ के कण कोलाइडी कणों के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन पदार्थों के कणों को कोलाइडी रूप में बदलने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ध्यान से दें तो जैसे मान लो कि हमको सोना का कोलाइडी कण चाहिए, नहीं तो अगर सोना का कोलाइडी कण चाहिए तो सोना जो है वो हम लोगों का पहले सोना का कोई प्लेट है, तो वहां पर अगर कोई सोना का प्लेट आपके पास है तो उसका आकार तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, अब हमको उस सोने के प्लेट को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ना है। नहीं, तो हम लोग कैसे सोने के प्लेट को कोलाइडी रूप में बदल देंगे, ये हम लोग को मेथड पढ़ना है, यानी किन विधियों के द्वारा
आप बड़े पदार्थों को कोलाइडी कणों में तोड़ देंगे, इसके बारे में पढ़ना है नहीं। साथ साथ हम लोग को यह भी देखना है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, नहीं तो उन कणों को आपस में इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके कोलाइडी कणों के रूप में बदला जाता है, नहीं यानी बड़े पदार्थों को तोड़ा जाता है नहीं कोलाइडी कणों के रूप में, ठीक है, और छोटे पदार्थ जो होते हैं जिनके कण बहुत छोटे होते हैं उनको इकट्ठा करके कोलाइडी कण बनाया जाता है। तो दो मेथड होता है, एक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड, नहीं तो डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है? तोड़ना, ध्यान रखना। विघटन विधि एक आपका होता है और एक होता है आपका कंडेंसेशन मेथड जिसको कहते हैं संघनन विधि, ध्यान रखना है। तो वही लिखा होगा डिसइंटीग्रेशन मेथड और कंडेंसेशन मेथड देखा जाए तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो पदार्थों को कोलाइडी कणों में बदलने के लिए पदार्थों को कोलाइडी कणों के आकार में बदलने के लिए सामान्यतः दो विधियों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः दो विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी अगर कोई पदार्थ है तो उनके कणों को अगर कोलाइडी कणों में तोड़ना है, नहीं या किसी पदार्थ को कोलाइडी कण के आकार में बदलना है तो उसके लिए सामान्यतः दो विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी विधि है भाई देख लो। यहां से हम लोग को देखा जाए तो एक विधि हम लोग को यहां से बताया जा रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड जिसको हिंदी में शायद विघटन विधि लिखा होगा, हाँ विघटन विधि। ध्यान रखना है। तो एक आपका इसमें है विघटन विधि, ये हम लोग को देखना है। और दूसरा एक देखें हम लोग तो दूसरा हम लोग का है कंडेंसेशन मेथड। जिसको हिंदी में संघनन विधि कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो यहां से आपको दो मेथड पढ़ाया जाता है, एक है डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन विधि, एक है आपका कंडेंसेशन मेथड जिसको संघनन विधि कहते हैं। अब बारी बारी से आप पढ़ सकते हो। देखो जैसे पहला हम लोगों का दिया हुआ है इसमें डिसइंटीग्रेशन मेथड। जिसको आप विघटन विधि कह रहे हैं। तो अगर देखें हम लोग तो डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब क्या होगा? देखा जाए तो डिसइंटीग्रेशन मेथड यानी विघटन विधि का मतलब क्या है? तो हम लोग को बताना है कि बड़े बड़े पदार्थों को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी विधि को विघटन विधि कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े पदार्थों बड़े कहां गया? देखा जाए बड़े बड़े पदार्थों को कोलाइडी कणों के आकार में
कोलाइडी कणों के आकार में विघटित करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए, विघटित करने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है, जिन विधियों का उपयोग किया जाता है, उन्हीं विधियों को विघटन विधि कहते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब तोड़ना है। तो तोड़िए किसको, बड़े पदार्थ को कि छोटे पदार्थ को? बड़े पदार्थ को। तो बड़े पदार्थ जो हैं उनको कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ना है। तो बड़े पदार्थों को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ने के लिए जिस विधि का उपयोग कीजिएगा उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? विघटन विधि, डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। अब कौन सी वो विधि है उनको देखना है। नहीं तो हम लोग को 3 विधि बताई गई हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड में, आपको 3 विधियां बताई गई हैं। आप देख सकते हो आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है, ब्रीडिंग आर्क मेथड, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग ध्यान दें अगर, तो हम लोग को बताया जा रहा है कि यहां से हम लोग को बताया जा रहा है कि डिसइंटीग्रेशन मेथड में 3 विधियां हैं, यानी विघटन, विधि या पदार्थों का विघटन 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। ऐसा ज्यादा लिखें, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि पदार्थों का विघटन 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। चलो, पदार्थों का विघटन जो है वो 3 विधियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको तीनों विधि बताया गया है। आप फर्स्ट विधि देखिएगा तो हम लोग को लिखा हुआ है इसमें ब्रीडिंग आर्क मेथड, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है ब्रीडिंग आर्क विधि, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मेथड पहले देख लीजिए, ब्रीडिंग आर्क मेथड। अब ब्रीडिंग आर्क मेथड कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। नहीं, ये कौन सा मेथड है जिससे पदार्थों का विघटन किया जाता है, ठीक है। अब इनको समझने की कोशिश करो। देखो तो जैसे मान लो कोई बर्तन ले लो, ये हम लोग का बर्तन हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस बर्तन में हमको क्या करना है, मेटालिक प्लेट लेना है। इस बर्तन में हम लोगों को मेटालिक प्लेट लेना है, ध्यान से देखो। ये गोल्ड का पतला परत है, क्या है ये? गोल्ड का पतला परत, नहीं फॉयल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस गोल्ड के फॉयल को मोटे वायर से जोड़ा गया है। इस गोल्ड के फॉयल को मोटे वायर से जोड़ा गया है। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम लोग को लिया गया है, ये जो है ये है आपका गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल का मतलब होता है सोने की पतली परत,
क्या बोलते हैं उसको? सोने की पतली परत। और ये है आपका थिक वायर, ये है आपका थिक वायर यानी कि मोटा तार। ठीक है, अब आप कर रहे हो, यहां पर देखा जाए तो यहां पे जो सॉल्यूशन है, यहां पर जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हुए हैं, ध्यान रखना है, ये आपका KOH का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। ध्यान रखना है, यानी कि जलीय। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। KOH का जलीय विलयन आप लिए हुए हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां से हाई वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज, सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज थ्रू वायर। ध्यान रखना है, आप वायर के द्वारा हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो दोनों में। तो जैसे आप देखे होंगे हम लोगों के घर में फ्यूज रहता है, नहीं, उस फ्यूज में पतला सा तार लगा होता है। जैसे ही आपके घर में हाई वोल्टेज आता है, आपका जो फ्यूज है वो जल जाता है, वेपोराइज हो जाता है, नहीं, वाष्पित हो जाता है। यहां भी कुछ कहानी वैसा ही है, ध्यान रखना है। हाँ, ये बर्तन जो है वो बंद है, ध्यान रखिएगा, इसमें से वाष्प बाहर नहीं निकलेंगे, इसमें से जो आपका वाष्प होगा वो वाष्प बाहर नहीं निकलेगा। अब आप हाई वोल्टेज सप्लाई किए, हाई वोल्टेज जैसे ही सप्लाई कीजिएगा, ये सोना का जो पतला परत दिखाई दे रहा है, इसमें आग लग जाएगा, और आग लगने के बाद ये इस बर्तन में ही वाष्पित होने लगता है। ये बर्तन में क्या होने लगता है? वाष्पित होने लगता है। इस बर्तन में एक चीज हम लोग और काम करते हैं, जैसे बर्तन में डबल लेयर है, नहीं, और इस डबल लेयर में हमको ध्यान रखना है कि यहां पर साइड में जो है वो बर्फ का टुकड़ा डाला गया है। तो ये जो गोल गोल हम लोग खींच रहे हैं, ये सब आइस क्यूब हैं। क्यूब की तरह तो है नहीं, इसलिए आइस क्यूब नहीं कहा जाए, आइस सर्किल कहेंगे। गजब फालतू बात है, सर्किल के रूप में आइस कैसे पाया जाएगा भाई? स्फीयर के रूप में ना पाया जाएगा, गोला ना होता है कि वृत्त होता है, हैं? वृत्त होता है आइस कि गोला होता है? गोला हो सकता है, गधा था, सर्किल है, बर्फ का गोला। ये है आपका। अब जैसे ही आप हाई वोल्टेज सप्लाई करोगे, ये जो आपका गोल्ड फॉयल है ये वेपर में कन्वर्ट करेगा। नहीं, लेकिन चूंकि बर्तन बंद है तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। साइड में आप बर्फ लगाए हुए हो, नहीं, इस बर्फ के कारण ये जो वाष्प के कण हैं, नहीं, ये क्या हो जाएंगे? संघनित होंगे, नहीं, और संघनित होकर यहां पर गिरना शुरू हो जाएंगे। नहीं, तो ये सब भी हम लोग को इसी कलर से, गोल्डन कलर से ही दिखाना चाहिए था। ये कुछ वाष्पित कण हैं जो हम लोग के हैं। अब ये जो है बर्फ की ठंडी कारण से ये वाष्पित कण जो वाष्प हैं वो संघनित होकर कहां गिरेंगे? इसी सॉल्यूशन में गिरना शुरू हो जाएंगे। गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरेंगे, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि आप वोल्टेज लगातार नहीं सप्लाई कर रहे हैं, आप वोल्टेज सप्लाई किए, ये जो वाष्पित हो गया, वोल्टेज देना बंद कर दिए, नहीं, अब ये वाष्प उसी में है, ध्यान रखना है, ये वाष्प उसी में है। तो बर्फ जो होगा इन वाष्प को ठंडा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जब वो ठंडे होंगे तो बर्तन में, विलयन में, आपका जो विलयन है उसमें गिरना शुरू कर देंगे। नहीं, अब ये जो कण होते हैं यहां पर, ये जो कण हुए, इन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होने लगता है। तो ये जो मेथड आप पढ़े, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। नहीं, इसी को क्या क्या कहते हैं हम लोग? इसको ब्रीडिंग आर्क मेथड। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड में क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना है, किसी भी धातु के पतली परत को, ध्यान समझा, वो पूछता है कि ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है, तो ये तो बाई फिगर आपको समझाया कि कैसे कैसे होता है, नहीं, लेकिन एक्चुअली कोई पूछता है कि ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है,
तो किसी भी धातु के पतली परत को हाई वोल्टेज की मदद से, किसी भी धातु के पतले परत को हाई वोल्टेज की मदद से वाष्पित किया जाता है, नहीं, और फिर उन्हें संघनित किया जाता है, जिसके कारण कोलाइडी कणों का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को ब्रीडिंग आर्क मेथड कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? कह सकते हैं? नहीं तो उसी बात को हम लोग यहां लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए तो अगर कोई हमसे बोलता है भाई कि ब्रीडिंग आर्क मेथड हमको लिखना है, अब इसका हिंदी यहां पर बगल में लिखा हुआ है, नहीं, ब्रीडिंग आर्क विधि लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखा जाए तो ब्रीडिंग आर्क मेथड में हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, अगर ध्यान दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि धातु, किसी भी धातु, ऐसा लिखा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी धातु के पतली परत को हाई वोल्टेज की मदद से हाई वोल्टेज की मदद से वाष्पित किया जाता है, तथा उस वाष्प को ठंडा कर संघनित किया जाता है, जिससे कोलाइडी कणों का निर्माण होता है, जिससे कोलाइडी कणों का निर्माण होता है। किसी भी धातु के पतली परत को हाई वोल्टेज की मदद से वाष्पित किया जाता है तथा उस वाष्प को ठंडा करके संघनित किया जाता है, जिससे कोलाइडी कणों का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को ब्रीडिंग आर्क मेथड कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीडिंग आर्क मेथड। बोलो, इसमें दिक्कत है? तो ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है, समझ में आया? ठीक है, चलो तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2-3 दिन का ये और चैप्टर है आपका, खत्म ही है।